विषय के एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, शैक्षिक तकनीक के महत्व एवं उपयोगिता बताएं। देखिए, यह सवाल 2014, 2016, 2018 और 2019 में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जैसा कि हमेशा की तरह पहले हम इसका एक प्रारूप तैयार कर लेंगे। शैक्षिक तकनीक, तो शैक्षिक तकनीक से संबंधित जो भी प्रारूप बातें, जो भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, उसे हम प्रारूप में लिख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, शैक्षिक तकनीक का परिचय, शैक्षिक तकनीक का संक्षिप्त इतिहास, शैक्षिक तकनीक का अर्थ, शैक्षिक तकनीक की परिभाषा, उसके उद्देश्य और अंत में उसके महत्व एवं उपयोगिता। इतनी सारी बातों को अब हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं शैक्षिक तकनीक के परिचय को। तो देखिए, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, शैक्षिक तकनीक दो शब्दों यानी कि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से मिलकर के बना है। तो इसका मतलब ही हुआ कि एजुकेशनल फील्ड यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। हम जानते हैं कि वर्तमान का जो युग है ये तकनीक का युग है, और यहाँ कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो हमें अपनी कुशलता साबित करने के लिए या कार्य को प्रभावी बनाने के लिए वहां पर तकनीक का प्रयोग ना करना पड़े। आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन में जो पढ़ाई चल पाई, शुरू रह पाई, या हम बहुत सारे कामों को, जॉब को कर सके, तो वो सब मात्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने की वजह से। तो हम देखते हैं कि तकनीक का कितना बड़ा योगदान है। सर्वप्रथम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो यह शब्द है, इसका प्रयोग इंग्लैंड में ब्रेनमोर जोन्स नामक शिक्षाविद ने 1967 ईस्वी में किया था। बाद में यह और भी कई सारी संस्थाओं के द्वारा इसको व्याख्या की गई, जिसमें इंग्लैंड की एक संस्था NCET का नाम प्रमुख है। अब हम बाद में यह देखते हैं कि वर्तमान में भारत में आज यह विषय के रूप में, प्रमुख विषय के रूप में शैक्षिक तकनीक DLED, BEd व MA में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। तो अब हम देखते हैं इसके संक्षिप्त इतिहास को। तो दोस्तों, हमने शैक्षिक तकनीक के परिचय को देखा, अब हम इसके संक्षिप्त इतिहास को देखते हैं। तो जैसा कि मैंने प्रमुख बातों को जो बोर्ड पर लिख दिया है कि 1926 ईस्वी में पहली बार अमेरिका के ओहियो नामक जगह पर एक विश्वविद्यालय था। वहां पर सिडनी प्रेस नामक एक व्यक्ति थे। सिडनी प्रेस जो है ना, यह एक व्यक्ति का नाम है। सिडनी प्रेस ने जो है ना शिक्षण मशीन का प्रयोग किया था, और उसके बाद बहुत सारे लोग और भी आए, जिसमें लाम्सडेन का नाम आता है, ग्लेजर का नाम आता है। इन लोगों ने भी बहुत सारे मशीन का प्रयोग किया था, तरह तरह के पंच कार्ड वगैरह बनाए, पुस्तक बनाए, बोर्ड बनाए। 1930-40 ईस्वी में भी बहुत इसका प्रयोग किया गया। 1950 तक कहा जाता है कि शिक्षा में तकनीक का प्रयोग पूरी तरह सफल नहीं हो पाया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि शिक्षा में तकनीक को सर्वप्रथम लाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो देखिए, BF स्कीनर को इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने शिक्षा में तकनीक को जोड़ा। तो शैक्षिक तकनीक नामक विषय इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने सर्वप्रथम प्रोग्राम्ड लर्निंग नामक एक कार्यक्रम शुरुआत किया, और उसके बाद जो है ना, कहा जाता है कि इनके साथ स्टैनली एडवर्ड नामक एक व्यक्ति, ए और स्किनर, ये दोनों मिलकर के इस कार्य को और आगे बढ़ाने लगे, और इनकी ही वजह से प्रोग्राम लर्निंग जो है मटेरियल, इसका प्रयोग, प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल का प्रयोग अलग अलग विश्वविद्यालयों में, अलग अलग जगहों पर होने लगा। आज वर्तमान में हम अगर कहें तो भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद नामक जो संस्था है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, इसके अधीन शैक्षिक तकनीक नामक केंद्र है। तो यह जो दिल्ली में है, इस परिषद का कार्य है कि भारत में शिक्षा के विभिन्न अंगों को सबल बनाना, मजबूत बनाना और सक्षम बनाना। तो हमने देखा कि शैक्षिक तकनीक का संक्षिप्त इतिहास क्या था। अब हम इसके आगे देखना जाएंगे कि शैक्षिक तकनीक का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, अब हम शैक्षिक तकनीक के अर्थ को देखते हैं। तो जैसा कि जैके गालब्रथ नाम के एक शिक्षाविद ने बताया है कि शैक्षिक तकनीक की मुख्यतः दो विशेषताएं हैं, जिसमें है कि शैक्षिक तकनीक जो है यह हमें वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक कार्यों में क्रमबद्ध प्रयोग बताता है। मतलब कि जो भी हम विज्ञान की पद्धति में सीखते हैं, उसका हम व्यवहारिक कार्य में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, यही तकनीक हुआ। और व्यवहार के कार्यों का खंड उपखंड में विभाजन, मतलब कि चीजों को कैसे बांट बांट के काम किया जाता है, यह शैक्षिक तकनीक की विशेषताओं के अंतर्गत जेके गालब्रथ ने बताया है। और जब भी हम शैक्षिक तकनीक में
कोई शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो शैक्षिक तकनीक में शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो महत्वपूर्ण पद या सोपान या चरण या क्रमबद्ध तरीके से जो कार्य करना होता है वो इस प्रकार है कि पहले हम शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करते हैं, किसी विषय को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। उसके बाद दूसरा नंबर हम पाठ्य वस्तु निर्धारित करते हैं कि उस विषय के अंतर्गत क्या पढ़ाया जाना है। तीसरा हम शिक्षण सामग्री निर्धारित करते हैं कि किन वस्तुओं की सहायता से, किन सामग्रियों की सहायता से हम उस विषय को क्रमवार तरीके से कक्षा में पढ़ा पाएंगे। चौथा हम शैक्षिक वातावरण का निर्माण करते हैं, यानी कि एक ऐसा वातावरण जहां बच्चे पढ़ सकें। पांचवा छात्रों का आचरण भी इस पर बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और छठा शिक्षक का व्यवहार। तो कुल मिला के कहा जाए तो शिक्षक तथा छात्रों के बीच होने वाली अंतःक्रिया यही शैक्षिक तकनीक है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे देखते हैं इसकी परिभाषा को। दोस्तों, परिभाषा में पहली परिभाषा है लेथ के अनुसार। तो लेथ नामक महोदय ने कहा है कि अधिगम तथा अधिगम की परिस्थितियों के वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग जब शिक्षण तथा प्रशिक्षण को सुधारने तथा प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है तो उसे शिक्षा तकनीक कहते हैं। एक छोटी सी परिभाषा है ये। अभी मैं एक और परिभाषा आपको दे रहा हूं क्योंकि कम से कम 2 परिभाषाएं आप जरूर अपने उत्तर में लिखें। एक परिभाषा है रॉबर्ट ए कॉक्स के अनुसार कि मानव के सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रयोग को शैक्षिक तकनीक अथवा अनुदेशन तकनीक कहा जाता है। तो मैंने 2 परिभाषाएं आपको दी हैं, इसमें से जो भी आपको आसान लगे उसे आप याद कर सकते हैं और जरूर लिख सकते हैं। अगला है कि शैक्षिक तकनीक के उद्देश्य। तो अब हम इस टॉपिक को देखते हैं। शैक्षिक तकनीक के प्रमुख उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं कि विद्यार्थियों को अधिगम में व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना। अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि इसमें कैसे एक एक जन को सहायता प्रदान हो जाती है। और दूसरा है शैक्षिक तकनीक का जो उद्देश्य हम कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम को व्यवहारिक बनाना। व्यवहारिक बनाना मतलब कि हम जो अधिगम है उसका अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग करने वाले हैं, यह उद्देश्य पूर्ण करना। उसी कहा गया है कि शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारण करना। फिर है विद्यार्थियों के गुणों का विश्लेषण करना। गुणों का विश्लेषण करना अर्थात कि हर विद्यार्थी के अंदर अलग अलग प्रतिभा है, तो उस प्रतिभा की पहचान ऐसे तकनीक के माध्यम से हो जाती है। फिर उसके बाद विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना कि कोई भी बच्चा किस स्तर तक अधिगम कर पाया है, तो इसका मूल्यांकन भी यहाँ हो जाता है। और फिर है कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, तो जितना ज़्यादा आप तकनीकों का प्रयोग करते हैं आपका कक्षा शिक्षण उतना प्रभावशाली हो जाता है। इसके अलावा भी और भी उपयोग है, जिसमें है कि वर्तमान शैक्षिक आवश्यकताओं को पहचानना और शिक्षा का नियोजन, संचालन एवं मूल्यांकन करना। मतलब कि शिक्षा को पहले से प्लान कर लेना और उसको नियोजित कर लेना, फिर उसका संचालन करना। तो इस प्रकार हमने देखा शिक्षा तकनीक के उद्देश्यों को। अब हम इसके आगे के टॉपिक को देखते हैं। शैक्षिक तकनीक की महत्व एवं उपयोगिता यह हमारा अंतिम टॉपिक है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले मैंने लिखा है जन शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान आदि की सफलता। जैसा कि हम जानते हैं कि शैक्षिक तकनीक के माध्यम से जन साधारण के लिए जो दी जाने वाली शिक्षा है, अनिवार्य शिक्षा है, निःशुल्क शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है, प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान है, अनवरत शिक्षा, कई सारे कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, इनकी सफलता हासिल की जा सकती है। आगे हम देखते हैं कि इस शिक्षा तकनीक के माध्यम से हम विद्यालय के संगठन, प्रशासन और प्रबंध के मध्य जो समस्याएं आते रहती हैं उनको सुलझाने का भी कार्य कर सकते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, यानी कि संपूर्ण स्तर पर हम देख सकें तो साक्षरता दर में भी वृद्धि आती है। आगे है कि शिक्षण अधिगम को सरल व प्रभावशाली, लचीला बनाने में हमको ये मददगार होती है और पाठ्यक्रम के निर्माण में भी सहायक होती है। रेडियो, टेलीविजन और कंप्यूटर, प्रोजेक्टर आदि का जो प्रयोग किया जाता है, इससे जन शिक्षा और प्रभावशाली हो जाती है। फिर यह भी है कि शिक्षक शिक्षिका का जो दृष्टिकोण होता है वह मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ हो जाता है, यानी कि चीज़ों के प्रति उनके जो विचार होते हैं वो स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखा गया है, अंतिम मैंने लिख दिया है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति। तो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति भी इसके माध्यम से हो जाती है। नवीन शिक्षण प्रतिमान, यानी कि जो मॉडल, चार्ट वगैरह प्रस्तुत किए जाते हैं
और ये शिक्षण उपकरण जो आजकल आए हुए हैं इनका प्रयोग से और इस विधि का प्रयोग करने से शिक्षण को और प्रभावशाली बनाया जाता है। और इससे शिक्षक प्रशिक्षण भी कारगर होता है, यानी कि जो टीचर ट्रेनिंग है जिसमें हम सूक्ष्म शिक्षण, सिमुलेटेड शिक्षण, अनुकरणीय शिक्षण आदि के माध्यम से प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा शैक्षिक तकनीक का महत्व, उपयोगिता। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ मैं आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा। आप सब अपनी तैयारी जमकर करते रहें। धन्यवाद। वाला है कभी मापन, कभी मूल्यांकन, कभी इन दोनों में अंतर, और कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन में, कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। तो आज हम इसे समझने का प्रयास करेंगे विस्तार पूर्वक के साथ। तो सबसे पहले मैं इसे लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को बनाने के लिए इसे एक प्रारूप में लिख दिया हूं, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। जब आप प्रारूप बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले मापन या मूल्यांकन की अवधारणा, इसमें मैंने अग्रवाल पब्लिकेशन के बुक का सहयोग लिया है और साथ ही में कुछ प्रोफेसर्स के लिखे हुए नोट्स को ही पढ़ा है, और साथ ही में मैंने इसमें परिभाषाएं भी ऐड की हैं और अपने कुछ क्लास नोट्स को ऐड करते हुए अपने अनुभव के आधार पर एक क्वेश्चन का आंसर तैयार किया है। देखिए, सबसे पहले मापन या मूल्यांकन की अवधारणा, फिर मापन का अर्थ, फिर मापन की परिभाषाएं, मापन की विशेषताएं, मूल्यांकन का अर्थ, मूल्यांकन की परिभाषाएं, मूल्यांकन की विशेषताएं, फिर मापन व मूल्यांकन का महत्व, और अंत में मापन या मूल्यांकन में अंतर। मुझे लगता है ये उत्तर थोड़ा आपको लग रहा होगा कि लंबा है, तो मेरे बताए हुए उत्तर को आप समझें अच्छे से, और उसके बाद यदि आप चाहें तो इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बहुत अधिक बड़ा नहीं है। सबसे पहले इसकी अवधारणा को समझते हैं। सबसे पहले जब हम अवधारणा को समझते हैं तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि अवधारणा में हम शिक्षा से शुरुआत करते हैं। हम सब जानते हैं कि शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। इसे तो हम हर पेपर में पढ़ते आते हैं। बालक की जन्मजात शक्तियों, व्यक्तिगत संबंधी विशेषताओं, शैक्षिक उद्देश्यों, विद्यालय व्यवस्था, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, अध्ययन शैली, परीक्षा प्रणाली आदि से संबंधित सभी तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना, संबंधित समस्याओं पर उचित निर्णय लेना व अनुसंधान के लिए मापन व मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। तो हमने जाना कि मापन व मूल्यांकन की आवश्यकता शिक्षा संबंधी प्रत्येक कार्यों में होती है। शैक्षिक प्रक्रिया का उद्देश्य छात्रों के कार्यों में सुधार लाना है। छात्रों के अधिगम परिणामों की उपलब्धि परीक्षणों की सहायता से मापी जाती है। जो छात्र है वो कितना सीखा है इसका पता हमें चलता है उसके परीक्षा के रिजल्ट से। तो कार्य मूल्यांकन शिक्षण की समाप्ति पर छात्रों के अंतिम व्यवहारों की मापन की प्रक्रिया होती है। जो हम मूल्यांकन करते हैं वह जब शिक्षण समाप्ति हो जाता है तो फिर छात्र कितना अधिक व्यवहार में परिवर्तन ला पाया, अधिगम कितना कर पाया, इसे सीखने की प्रक्रिया होती है, इसे जानने, इसे मापने की प्रक्रिया होती है। तो अध्यापक का यह कार्य यह मापन करना है कि छात्रों ने विषय वस्तु में उस स्तर की क्या क्या उपलब्धि हमने उसे पढ़ाया। तो ये थी एक साधारण सी संक्षिप्त अवधारणा का परिचय। इसे हम परिचय भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम मापन का अर्थ समझते हैं। मापन का अर्थ है किन्हीं निश्चित इकाइयों में वस्तु या गुणों के परिमाण का पता लगाना। परिमाण मतलब संख्यात्मक मान। किन्हीं भी निश्चित इकाइयों में या गुणों में, जैसे कि हम अगर पानी नापेंगे तो 1 लीटर 2 लीटर नापेंगे ना, अगर हम दूरी नापेंगे तो उसमें मीटर का सहयोग लेंगे, वजन नापेंगे तो किलोग्राम का सहयोग लेंगे। तो ये संख्यात्मक मान जो है ना, यही मापन कहलाता है। यह मानवीय मन के विभिन्न पक्षों व गुणों के संबंध में उतना ही सत्य है जितना भौतिक वस्तुओं के संबंध में। जैसे हमने अभी उदाहरण दिया आपको भौतिक वस्तुओं का। और मानवीय मन कि व्यक्ति कितना सीखा, इसके लिए मैंने 100 अंकों की परीक्षा ली। 100 अंकों की परीक्षा में उसने 70 अंक प्राप्त किए, मतलब 70% तक उसे समझ में आया। ईएल थॉर्नडाइक के अनुसार प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, मतलब जिसका जरा भी अस्तित्व है, किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है। परिणाम नहीं, परिमाण होगा। परिमाण में सत्ता रखती है, माने कि अंकात्मक मान है, संख्यात्मक मान। और कोई भी वस्तु जिसकी किसी भी परिमाण में सत्ता हो मापन की योग्य है, मतलब जिसका भी हल्का भी मान होता है उसको हम माप सकते हैं। मापन का लक्ष्य है किसी वस्तु या घटना की प्रतीकों में अभिव्यक्ति।
तो समझ गए हम मापन के बारे में। मापन का परिभाषा देखते हैं। मापन की परिभाषाओं में सबसे पहले मैंने परिभाषा ली है कैंपबेल की। एक साधारण सी छोटी परिभाषा है जो जल्दी याद हो जाएगी। 2 परिभाषाएं आपके लिए काफी होती है। कैंपबेल के अनुसार नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंकों या संख्याओं में व्यक्त करना मापन है। ठीक है। अगला है स्टीवेंस के अनुसार मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ये 2 परिभाषाएं देख लिए। अब हम मापन की विशेषताओं को देख लेते हैं। मापन में कोई निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता है, मतलब कहाँ से शुरू करना है यह नहीं, हम किसी से भी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मापन की इकाइयां निश्चित नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि सबका सब मापन एक ही नियम से किया जाए, एक ही माप में किया जाए, एक ही इकाई में किया जाए। शिक्षा में मापन अनंतता की स्थिति बनाए रखता है, मतलब मापन हमेशा होते रहेगा। मापन अप्रत्यक्ष है, अर्थात उसका सीधा मापन न होकर किसी उपयुक्त माध्यम से होता है। अगला है मापन का प्रयोग आत्मनिष्ठ मूल्यांकन की अपेक्षा अधिक मितव्ययी है, मतलब कम खर्चीला। मापन किसी भी वस्तु का आंशिक वर्णन अत्यंत शुद्धता से करता है। तो ये हमने पढ़ा मापन के बारे में। अब हम जानेंगे मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन के बारे में शुरू करते हैं। हम जाने अनजाने अथवा चेतन अचेतन रूप से अनेक तथ्यों को अर्जित करते हैं और जीवन में उनका प्रयोग करते हैं। हम जो बातें सीखते हैं वे हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाती हैं। ये परिवर्तन हमारे लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं या नहीं, इसकी जानकारी हमें मूल्यांकन द्वारा प्राप्त होती है। मूल्यांकन हो गया मापन का व्यापक रूप। मापन में तो हमने नंबर दे करके प्राप्त कर लिया कि उस बच्चे ने इस विषय में इतना अंक प्राप्त किया, इस विषय में इतना अंक प्राप्त किया, लेकिन ऑल ओवर इंटीग्रल उसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक कितना मापन का पूरा स्वरूप जो कहा जाए कुल मिलाकर वो मूल्यांकन में आता है। मूल्यांकन एक सदैव चलने वाली विस्तृत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी मापन की उपयोगिता के संबंध में निर्णय लिया जाता है। तो मापन कितना हद तक सफल हुआ इसका जानकारी मूल्यांकन से होता है। एनसीईआरटी की एक पुस्तक कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन में मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा हमें 3 बातों का पता चलता है। पहला, हम अपने उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए हैं। दूसरा, कक्षा में दिए जाने वाले शैक्षिक निर्देश कितने प्रभावकारी हैं। तीसरा, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति कितने अच्छे ढंग से हुई है। ये 3 हुए आपके मापन मूल्यांकन के द्वारा क्या उद्देश्य होते हैं। अब मूल्यांकन की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। तो इसमें 2 परिभाषा मैंने ली है। रेमर्स एवं गेज के अनुसार मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति व समाज या दोनों की दृष्टि से जो उत्तम एवं वांछनीय है उसका ही प्रयोग किया जाता है। मतलब व्यक्ति और समाज दोनों के लिए जरूरी और सबसे अच्छा जो है वही मूल्यांकन का स्वरूप होता है। कोठारी शिक्षा आयोग के अनुसार अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत यानी कि हमेशा लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है तथा उसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध रहता है। मूल्यांकन की विशेषताएं। पहला, वैधता। यह एक वैध प्रक्रिया है, अर्थात उद्देश्यों में वर्णित जो व्यवहार हम जांचना चाहते हैं केवल उसी की जांच की जाए। मतलब जो कहा गया है, जो पढ़ाया गया है उसी आधार पर जांचा जाए। विश्वसनीयता। मूल्यांकन विश्वसनीय होता है क्योंकि इसमें एक ही स्तर के विद्यार्थी अगर बार बार पुनः पुनः परीक्षा भी देंगे तो उसमें एक ही प्रश्न का उत्तर लगभग एक ही सा लिखेंगे। व्यवहारिकता। मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए। चौथा, न्याय संगत। मूल्यांकन सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से न्याय संगत होना चाहिए। 5वां, उपयोगिता। यह विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होना चाहिए। हमने देख लिया मापन मूल्यांकन की विशेषताएं। अब हम मापन एवं मूल्यांकन का महत्व समझ लेते हैं कि शिक्षा जगत में इसका क्या महत्व है। पहला, यह विद्यार्थियों की प्रगति एवं ज्ञान में सहायक होता है, आवश्यक होता है। पाठ्य विषयों के चयन में सहायक होता है, छात्रों के वर्गीकरण व चयन में सहायक होता है, विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में सहायक होता है, अध्यापकों के कार्य के जांच में सहायक होता है, आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं मापन और मूल्यांकन में अंतर।
मापन यह संख्यात्मक होता है, मूल्यांकन यह गुणात्मक होता है। मापन में जानते हैं कि इसका क्षेत्र सीमित होता है, मूल्यांकन में इसका क्षेत्र व्यापक होता है। मापन इसमें समय कम लगता है, मूल्यांकन इसमें समय अधिक लगता है। मापन में है यह पाठ्य वस्तु पर आधारित होता है, मूल्यांकन में है यह शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होता है। मापन मूल्यांकन का एक अंग है, यानी मूल्यांकन का ही एक लघु रूप है और मूल्यांकन स्वयं एक व्यापक प्रक्रिया है। तो इस प्रकार आज हमने देखा मापन और मूल्यांकन को विस्तार पूर्वक। अगली कक्षा में हम लोग किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पाठ योजना का क्या अर्थ है? पाठ योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? पाठ योजना निर्माण के प्रमुख पदों का वर्णन कीजिए, यानी पाठ योजना की रूपरेखा का वर्णन करें। तो हमेशा मैं कहता रहा हूं कि अपना उत्तर को प्रभावी बनाने के लिए आप पहले एक प्रारूप का निर्माण कर लें। तो मैंने यहाँ प्रारूप बना दिया है, जो प्रारूप आप देख पा रहे होंगे। प्रारूप कुछ इस प्रकार है कि पहले आप लिखेंगे पाठ योजना का अर्थ, फिर लिखेंगे पाठ योजना की परिभाषाएं, पाठ योजना की प्रमुख विशेषताएं, पाठ योजना निर्माण के विभिन्न पदों का प्रारूप या उसकी रूपरेखा। तो देखिए, इस रूपरेखा के उत्तर को मैं शुरू कर रहा हूं। पहले हम पाठ योजना के अर्थ को समझ लेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पाठ योजना जो है अंग्रेजी भाषा के लेसन प्लान का हिंदी अर्थ है। किसी भी विषय को पढ़ाने हेतु उस विषय से संबंधित विषय वस्तु की रूपरेखा को पढ़ाने के पहले ही तैयार कर लेना पाठ योजना कहलाता है। क्या है मतलब, पढ़ाने जो जा रहे हैं उसके पहले ही हम उसका रूपरेखा तैयार कर लें। यह शिक्षण के पूर्व की गई तैयारी में आता है। वास्तव में पाठ योजना शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था है, जिसमें शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यवहारिक रूप का आलेखन किया जाता है। अतः पाठ योजना का शाब्दिक अर्थ है पाठों का शैक्षिक लक्ष्यों तथा उनकी अभिप्राप्ति के लिए नियोजन करना। तो यह पाठ योजना का अर्थ हुआ। पाठ योजना किसी विषय वस्तु की उस छोटी इकाई का परिचय होता है जिसे अध्यापक या अध्यापिका किसी निश्चित कालांश या अवधि में पढ़ाते हैं। तो मैंने छोटे से शब्दों में कम समय में आपको समझाया कि पाठ योजना का अर्थ क्या होता है। अब हम देखते हैं पाठ योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। विभिन्न शिक्षाविदों के अनुसार पाठ योजना को अलग अलग रूप में परिभाषित किया गया है। पहला है डॉक्टर आरजी कुशवाहा के अनुसार, पाठ योजना उस विषय वस्तु का नाम है जिसमें विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए कक्षा शिक्षण के समय किया जाता है। मतलब कि पाठ योजना उस विषय वस्तु का नाम है जिसमें विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास कक्षा शिक्षण के समय किया जाता है, यानी कि कक्षा शिक्षण के समय उसकी सर्वांगीण विकास का कार्य जो कर रहे हैं हम, वही पाठ योजना है। विनिंग और विनिंग के अनुसार दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्य को परिभाषित करना, दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्य को परिभाषित करना, पाठ्यवस्तु का चयन करना, उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना और प्रस्तुतिकरण की विधियों की तथा प्रक्रिया का निर्धारण करना, ये है पाठ योजना। सिम्पसन के अनुसार पाठ योजना में शिक्षक अपनी विषय सामग्री और छात्रों के बारे में जो कुछ भी जानता है उन बातों का प्रयोग सुव्यवस्थित ढंग से करता है। आगे देखते हैं डॉक्टर ए डिकवी के अनुसार संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में पाठ योजना सर्वाधिक फलदायक पक्ष है। तो मैंने यहाँ 4 पाठ योजना की परिभाषाएं लिखी हैं। मैक्सिमम आप 2 भी लिखते हैं तो आपकी परिभाषा पर्याप्त हो जाती है, इनफ है, सफिशिएंट है। अब पाठ योजना की प्रमुख विशेषताओं को हम देख लेते हैं। तो पाठ योजना में शिक्षण के उद्देश्यों का विवरण स्पष्ट व व्यवहारिक होता है। मतलब जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है यह स्पष्ट झलकता है। पाठ योजना सरल व लिखित होती है। प्रभावी पाठ योजना एक कक्षा में प्रयोग में आने वाली क्रिया की प्रस्तावित रूपरेखा है। समझ रहे हैं? पाठ योजना में पाठ की अवधि, कक्षा के स्तर, विषय वस्तु प्रकरण आदि सामान्य सूचना का उल्लेख रहता है। आगे देखते हैं कि पाठ योजना में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण सहायक सामग्री का उल्लेख रहता है, जैसे कि क्या क्या शिक्षण सामग्री आप प्रयोग करने जा रहे हैं। चौक, डस्टर, श्यामपट्ट। पाठ योजना में सरल व स्पष्ट भाषा होती है। स्तरानुकूल पाठ में विषय वस्तु का संगठन निहित होता है। मतलब कि पाठ योजना जो है ना,
नॉलेज लेवल, क्लास लेवल, एज लेवल, इसको देखकर तैयार किया जाता है। पाठ योजना विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित व नवीन ज्ञान पर प्रस्तावित होती है। हमारा पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चे जो जान रहे हैं पहले से, उसको हम ध्यान में रखकर जो ज्ञान हम उन्हें देने जा रहे हैं उस ज्ञान तक हमें पहुंचाना, वहां तक हासिल करना, पहुंचना, यही अधिगम का मूल उद्देश्य है। तो इसका वहां पर वर्णन होता है। उदाहरणों से पाठ की रोचकता बनी रहती है। ध्यान दीजिएगा, उदाहरणों से पाठ की रोचकता बनी रहती है। पाठ योजना में सम्मिलित प्रश्नों में उपयुक्तता, संबद्धता व श्रृंखलाबद्धता होती है, यानी कि प्रश्न वही रहेंगे जो आपके पाठ से संबंधित होंगे और वो श्रृंखलाबद्ध कड़ी से पूछे जाएंगे। छात्रों के लिए पाठ का सारांश भी सम्मिलित होता है ताकि मुख्य शिक्षण के बिंदु जाने जा सके। मतलब क्या क्या आप पढ़ा रहे हैं इसका वर्णन भी पाठ्य योजना में मिलेगा। उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग होता है। छात्रों के मूल्यांकन के लिए बोधगम्य प्रश्नों, पुनरावृत्ति व अभ्यास के प्रश्नों का समाकलन रहता है। यहाँ तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं ताकि हम छात्र का मूल्यांकन कर सकें, अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें, छात्र का अधिक से अधिक अधिगम हो सके, बच्चे को, विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान का अनुभव हो सके। करके सीखना, ज्ञान को केवल क्लास तक ही ना सीमित रख करके शिक्षा को विद्यालय के जीवन से बाहरी जीवन तक जोड़ना, एनसीएफ में भी बताया गया है। शिक्षक को यह आभास बना रहता है कि उसका शिक्षण कहाँ तक सार्थक रहा है। पाठ्य योजना के आधार पर शिक्षक को, शिक्षिका को यह पता चल जाता है। छात्रों के क्रियाकलाप व अधिगम का अच्छा ज्ञान होता है, तो बच्चे इससे अच्छी तरह से जान पाते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि पाठ्य योजना के निर्माण के विभिन्न पद, आगे हम देखते हैं पाठ्य योजना निर्माण के विभिन्न पदों का प्रारूप व उसकी रूपरेखा। तो पाठ्य योजना की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की जा सकती है। सभी चीज़ों को मैंने क्रमबद्ध तरीके से सजा करके यहाँ लिखा है। पहला नंबर पे सामान्य सूचना, इसमें पढ़ाए जाने वाले पाठ का शीर्षक, कक्षा, कालांश, विषय, अवधि आदि प्रकरणों का वर्णन होता है। जैसे में हम देख सकते हैं कि विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, वर्ग, कालांश, प्रकरण, अवधि, मतलब कि हम क्या पढ़ा रहे हैं उसकी एक शॉर्ट रिव्यू जानकारी हमें इसके सूचना पट पर मिल जाती है। अब आगे है सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं कि सामान्य उद्देश्य लेखन प्रथम बिंदु यानी विषय के आधार पर निर्धारित किया था। मतलब समझिए, सामान्य उद्देश्य में जो आप लिखेंगे वह लिखेंगे कि आप जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उस विषय को पढ़ाने से का मूल उद्देश्य क्या है। विषय के संबंधित होता है सामान्य उद्देश्य। भिन्न भिन्न विषयों के सामान्य उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। अब दूसरा टॉपिक होता है विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ ध्यान रखिएगा, विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं उस विषय के अंतर्गत जो हम पाठ का बिंदु, टॉपिक, शीर्षक पढ़ाने जा रहे हैं, तो उस पाठ के विशेष को पढ़ाने में जिन उद्देश्यों की आकांक्षा या हम एक अनुमान लगाते हैं कि बच्चे इसके पढ़ने के बाद ये ज्ञान सीख सकेंगे, बता सकेंगे या जानेंगे, तो उनसे हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य। आगे हम देखते हैं सहायक सामग्री एवं शिक्षण विधि। पाठ पढ़ाने के लिए जिन सहायक सामग्री जैसे चौक, डस्टर आदि का उपयोग किया जाता है तथा साथ ही साथ विषयों के आधार पर उनके लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों जैसे कथा कथन विधि या अभिनय विधि, जब आप हिंदी की कहानियाँ वगैरह पढ़ाते हैं तो उनका वहाँ पर वर्णन कर देते हैं कि ये विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके लिए एक कॉलम बना रहता है। पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान जो होता है उसमें हम जानते हैं कि विद्यार्थियों से उनके आयु व वर्ग के अनुरूप उनसे पढ़ाए जाने वाले पाठ से संबंधित अपेक्षित पूर्व ज्ञान का वर्णन होता है। मतलब कि हम अगर पढ़ाने जा रहे हैं बच्चे को संज्ञा, तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चा नाम से परिचित है, कि किसी भी विषय को हम उसके नाम के द्वारा पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो यह उसका पूर्व ज्ञान हो गया। प्रस्तावना, पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों को पढ़ाए जाने वाले पाठ से मिलने वाले नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए कुछ प्रश्न, कहानी या कविताएं प्रस्तावना के रूप में पूछी जाती हैं। ये शिक्षक करता है या शिक्षिका करती है और उसके बाद विद्यार्थी जो है जवाब के रूप में देते हैं इसका उत्तर, जो यथासंभव हम समझ सकते हैं। और इसी संभव
संभावित उत्तर के आधार पर शिक्षक या शिक्षिका अपना उद्देश्य कथन निर्धारित करते हैं। उद्देश्य कथन क्या होता है? प्रस्तावना की समाप्ति पर यह उद्घोषणा करते हैं कि आज कौन सा पाठ पढ़ेंगे। अब उसके बाद पाठ का प्रस्तुतिकरण शुरू होता है। तो पाठ के प्रस्तुतिकरण में बच्चों के सम्मुख पढ़ाए जाने वाले पाठ को विभिन्न विधियों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं शिक्षक शिक्षिका, जिसमें छात्रों की सभी सहभागिता भी होती है। इसमें कुछ कॉलम होते हैं जो बनाए हुए मैंने लिख दिए यहाँ पर। ये मुख्य रूप से समझाने के लिए इस तरह से आप अपने उत्तर में इसको मेंशन करेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण सामग्री, इसके आगे का कॉलम और भी होता है जैसे श्याम पट वगैरह। अब शिक्षण बिंदु क्या है? तो पढ़ाए जाने वाले बिंदु हैं। छात्र अध्यापक क्रिया क्या है? तो विकासात्मक प्रश्न, अध्यापक के कथन, उनके प्रयोग प्रदर्शन, जो दृष्टांत वो दिखा रहे हैं उनके बारे में। छात्र छात्रा क्रिया में क्या होता है? बच्चों ने जो प्रतिक्रियाएं शिक्षक की क्रिया के बाद दी, आप जैसे जवाब लिख दिए या कुछ लिखे, वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। शिक्षण विधि, इसमें प्रयोग किए जाने वाली विधि का वर्णन, और सामग्री में हम प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों का वर्णन करते हैं। अब आगे है कि श्याम पट्ट कार्य। श्याम पट्ट कार्य में हम उन मुख्य बिंदुओं को लिखते हैं जो हम श्याम पट्ट पर वहाँ लिखेंगे। उनमें से कुछ एक बातों का वर्णन हम पाठ योजना में कर देते हैं। बोधगम्य प्रश्न, जो पाठ पढ़ाने के दौरान आप पूछते रहते हैं, उस तरह के प्रश्न हो गए। मूल्यांकन प्रश्न में अधिगम स्तर की जांच के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न, और पुनरावृत्ति प्रश्न में हम पाठ की समाप्ति पर जो प्रश्न दोहराने के लिए पूछते हैं। अंत में निरीक्षण सह गृह कार्य, जिसमें छात्र अध्यापक बच्चों द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण करते हैं, उनकी कॉपी चेक करते हैं, और साथ ही उन्हें कुछ कार्य घर से करने के लिए गृह कार्य स्वरूप दे देते हैं पाठ से संबंधित। तो इस प्रकार हमने आज देखा पाठ योजना का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता, महत्व, और पाठ योजना के निर्माण के लिए प्रमुख सोपान, प्रमुख चरण या प्रमुख पद जो उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया। क्या है इसकी विशेषता, इसके निर्माण के सिद्धांत एवं इसके अवयवों का वर्णन करें। यहाँ मैंने थोड़ा सा वर्णन और मैंने किया है कि पाठ्यक्रम और सिलेबस यानी कि पाठ्य वस्तु में अंतर का वर्णन करें। तो पाठ्यक्रम को समझना प्रत्येक डीएलएड के विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक है। मैंने कोशिश की है कि इस एक वीडियो में आपको पीडीएफ के माध्यम से पूरी तरह से पाठ्यक्रम को समझाने का प्रयास करूं। तो देखिए, मैं उत्तर को प्रारूप के अनुसार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रारूप जो दिया हुआ है कि पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषा जानेंगे, उसके बाद पाठ्यक्रम की विशेषताएं या उसका स्वरूप के बारे में समझेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे आपको कि पाठ्यक्रम के प्रकार क्या होते हैं। आगे बात करेंगे पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। फिर हम पाठ्यक्रम एवं पाठ्य वस्तु में अंतर के बारे में बात करेंगे। पाठ्यक्रम के अवयवों को लेकर मैं एक वीडियो और लाऊंगा, क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबा हो जाता। आप सबको बताना चाहूंगा, टेलीग्राम पर चैनल उपलब्ध है। टेलीग्राम पर जाकर के आप लिंक पर डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको पीडीएफ और इसकी जानकारी मिलते रहे। और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर सारी जानकारियां मिलते रहें। चलिए, हम पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषा समझते हैं। पाठ्यक्रम ही वह विषय वस्तु है जो शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध स्थापित करती है। मतलब समझे? पाठ्यक्रम के माध्यम से ही एक टीचर और एक स्टूडेंट के मध्य में संबंध स्थापित होता है। संपूर्ण विद्यालयी प्रक्रिया, विद्यालय में होने वाली सारी प्रक्रियाएं, चाहे वह शैक्षणिक हो या गैर शैक्षणिक, जो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास शारीरिक एवं मानसिक के लिए प्रयोग में लाई जाती है, क्रमबद्ध एवं संगठित रूप में पाठ्यक्रम कहलाती है। तो पाठ्यक्रम क्या होता है? विद्यालय में होने वाली संपूर्ण प्रक्रियाएं, चाहे वो शैक्षणिक हो, गैर शैक्षणिक हो, पाठ्य सहगामी प्रक्रियाएं हो, जिनके द्वारा बालक या बालिका या विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर ध्यान दिया जाता है, शारीरिक मानसिक सब पर। तो ये सारी प्रक्रियाओं को हम सम्मिलित रूप से पाठ्यक्रम का दर्जा दे सकते हैं। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यह अंग्रेजी भाषा के क्यूरिक्यूलम शब्द का हिंदी अनुवाद है। किसका? क्यूरिक्यूलम, करिकुलम भी बोलते हैं, जो लैटिन भाषा के क्यूरेरे, CURRE, क्यूरेरे शब्द से बना है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। यह जो दौड़ का मैदान होता है, करिकुलम क्यूरेरे से ही बना है। जिस प्रकार एक धावक दौड़ के मैदान को दौड़कर पार करता है, उसी प्रकार एक विद्यार्थी
पाठ्यक्रम रूपी दौड़ के मैदान को दौड़कर अपनी शिक्षा पूरी करने का प्रयास करता है। ठीक है, यानी कि जो पाठ्यक्रम है वो विद्यार्थी के लिए एक दौड़ का मैदान है। यही सिलेबस है, यही उसका करिकुलम है, इसी को दौड़कर उसे पार करना है और अपनी शिक्षा को पूरा करने का प्रयास करना है। और शिक्षा कितना भी हो, कहा जाता है कि पूर्ण नहीं हो पाती है। शिक्षा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो हम करिकुलम के बारे में कुछ परिभाषाओं पर चर्चा कर लेते हैं कि कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। बरिक महोदय के अनुसार उच्चतर जीवन जीने के लिए प्रतिदिन 24 घंटे की जाने वाली समस्त प्रक्रियाएं, जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं ना, ये समस्त प्रक्रियाएं पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाती हैं। एक और विद्वान है ले, तो ले के अनुसार पाठ्यक्रम का विस्तार वहां तक है जहां तक जीवन का, मतलब आपका जीवन जहां तक है वहां तक पाठ्यक्रम चल रहा है। अगर हम जॉन डीवी की बात करें तो देखिए, सीखने का विषय या पाठ्यक्रम पदार्थों, विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है। सीखने का विषय या पाठ्यक्रम जो है वह पदार्थों, विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है, जो निरंतर उद्देश्यपूर्ण क्रियान्वेषण से साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं। लगातार एक लक्ष्य के अनुसार हम जो क्रिया के माध्यम से कुछ खोज रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं, वही जो है आपका पाठ्यक्रम है। अब पाठ्यक्रम की विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं। इसकी विशेषताएं या इसके स्वरूप क्या क्या है। मैंने जो 3 परिभाषाएं दी उसमें से 2 परिभाषाएं आपके लिए काफी हैं, पर्याप्त हैं। पाठ्यक्रम क्रियाकलापों का संपूर्ण कार्यक्रम है। क्या है? पाठ्यक्रम क्रियाकलापों का संपूर्ण कार्यक्रम है। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया है कि पाठ्यक्रम संपूर्ण विद्यालयी क्रियाकलापों का संगठन होता है तथा यह उनका व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप होता है। आगे क्या है? पाठ्यक्रम गतिशील है। देखिए, एनसीईआरटी का मानना है कि कोई भी पाठ्यक्रम पूर्ण एवं निश्चित नहीं हो सकता है, यह समय व स्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहता है। पाठ्यक्रम अनुभवों का संग्रह है। एक महान दार्शनिक शिक्षाविद फ्रोवेल, जिन्होंने किंडरगार्टन यानी कि खेल पद्धति के अनुसार शिक्षा देने पर जोर दिया है, उनके अनुसार पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो संपूर्ण मानव जाति के व्यवहार और उनके ज्ञान का, अनुभव का प्रतिरूप हो। आगे बात करते हैं चौथा, कि पाठ्यक्रम उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। पाठ्यक्रम लक्ष्य निर्धारित होता है, उसमें लक्ष्य पहले से निर्धारित होते हैं। पाठ्यक्रम द्वारा यह निर्धारित होता है कि बालक को क्या और कितना पढ़ना है तथा शिक्षक इसी के अनुसार अपने वर्ष भर का कार्य निर्धारित करते हैं। कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं इसकी। 5वां नंबर में कि निर्देशन पाठ्यक्रम का एक अंग है। पाठ्यक्रम जीवंत प्रक्रिया है। समाज तथा विद्यालय पाठ्यक्रम के अंग हैं। तो हमने देखा पाठ्यक्रम की विशेषताओं और उसके स्वरूप के बारे में कि पाठ्यक्रम कैसा होता है। हम पाठ्यक्रम के प्रकार पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अभी का वर्तमान का चर्चित पाठ्यक्रम बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, चाइल्ड बेस्ड, बच्चे के आधार पर होना चाहिए। इसके अनुसार वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित पाठ्यक्रम यही है। इसके अनुसार शिक्षा के केंद्र में बालक को रखा जाता है तथा उसी की रुचि के अनुसार व योग्यता के अनुरूप विषय वस्तु व शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे है शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम। यह माने कि कहा जाए तो परंपरागत पाठ्यक्रम कहला जाए। पुराने जमाने में इसी प्रकार के पाठ्यक्रम का चलन था, परंतु अब इसे मान्यता नहीं दी जाती है। तीसरा है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। इसमें शिक्षा के केंद्र में विषय को रखा जाता है। विषय वस्तु के आधार पर ही शिक्षण प्रदान की जाती है। विषय वस्तु के आधार पर ही शिक्षण की विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि को भी बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के साथ सम्मिलित करके रखा जाता है। अगर इसके अतिरिक्त बात करें तो महात्मा गांधी के अनुसार शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो रोजगारोन्मुख कौशल विकास योजना पर आधारित हो। इसके अंदर वही आ जाते हैं।
पांचवा, एकीकृत पाठ्यक्रम, जिसमें कई विषयों को एक विषय के अंदर में मिला करके पढ़ाया जाता है, जिसके द्वारा अगर हम कहें तो प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन का पढ़ाई करवाया जाता है, जिसमें इतिहास, भूगोल और विज्ञान, समाज, इनकी जानकारी एक साथ बच्चों को देने की कोशिश की जाती है। पांचवा है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। अब हम इसकी बात कर लें तो बालक की आवश्यकताओं व रुचि को ध्यान में रख करके ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। दूसरा है सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप, जैसा समाज होता है पाठ्यक्रम का निर्माण भी उसी के अनुरूप होता है। जैसे कि एक साधारण सा बात कहते हैं, आज का दौर ऐसा हो चुका है कि हम इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में देख रहे हैं। तो अंग्रेजी जब आपके सामने एक वैश्विक भाषा के तौर पे है तो अंग्रेजी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। हम देख रहे हैं वर्तमान युग में कंप्यूटर की जरूरत बढ़ रही है, आवश्यकता बढ़ रही है, तो कंप्यूटर को पाठ्यक्रम में शामिल करना आवश्यक है। हम देखते हैं कि वर्तमान युग जो है प्रतियोगिता का युग है, कंपटीशन का युग है, तो मैथ और साइंस की समझ बच्चों में अच्छी होनी चाहिए। तो अब इसके लिए हम पाठ्यक्रम में इन विषयों को जोर दे करके रखते हैं। तीसरा है पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसके अनुसार मिली शिक्षा बच्चे को भविष्य में उपयोगी सिद्ध हो, यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो उसको रोजगारोन्मुख हो, आजीविका का साधन उपलब्ध करा सके। चौथा है रचनात्मकता का सिद्धांत। प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर जन्मजात रूप से कुछ प्रतिभा छिपी होती है, अतः पाठ्यक्रम ऐसा हो जो उसकी रचनात्मक प्रतिभा को बाहर निकाल सके। पांचवा है खेल व क्रियाकलाप युक्त पाठ्यक्रम रोचक होता है, अतः पाठ्यक्रम ऐसा ही होना चाहिए। छठा, हम लचीलेपन का सिद्धांत का बात करते हैं। प्रोफेसर यशपाल ने कहा है शिक्षा बिना बोझ के, अर्थात एजुकेशन विदाउट बर्डन। एनसीएफ का भी कहना है कि विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना शिक्षा का पहला उद्देश्य होना चाहिए। जो कक्षा के अंदर उसको ज्ञान मिलता है उसको विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। अतः पाठ्यक्रम ऐसा हो जो समय, स्थान व बच्चों के सामाजिक विकास के अनुरूप परिवर्तित किया जा सके। तो ये हमने देखा पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत। हम चर्चा कर लेते हैं पाठ्यक्रम तथा पाठ्य वस्तु में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। पाठ्यक्रम, इसका क्षेत्र व्यापक होता है, तो पाठ्य वस्तु यह पाठ्यक्रम का ही एक अंग है। पाठ्यक्रम यह पूरी शिक्षा के दौरान मिला अनुभव है, तो पाठ्य वस्तु यह पाठ्यक्रम के निर्देशों का पालन करती है। पाठ्यक्रम में तीसरा नंबर, पाठ्यक्रम का निर्माण विद्यार्थी के वर्तमान आयु, रुचि स्तर तथा उसके भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो तीसरा नंबर पाठ्य वस्तु में कि यह केवल बच्चे की वर्तमान कक्षा के विषय वस्तु के अनुसार होता है। चौथा नंबर, पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रयोग तथा शोध शामिल है। तो चौथा नंबर, पाठ्य वस्तु में सिर्फ किताबों द्वारा अर्जित ज्ञान पर ध्यान दिया जाता है। 5 नंबर, इसमें शिक्षा किताब, व्यायाम तथा खेल कूद सबके द्वारा दी जाती है। और इधर 5वां नंबर, यह केवल किताबों पर आधारित है। छठा नंबर, इसमें शैक्षणिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाएं शामिल हैं, तो पाठ्य वस्तु में सिर्फ पुस्तकीय शिक्षा शामिल है। इस प्रकार हमने देखा पाठ्यक्रम का विस्तार पूर्वक वर्णन। अगली कक्षा में हम माध्यम का अर्थ एवं परिभाषा या परिचय। दूसरा है शिक्षा के क्षेत्र में जनसंचार माध्यम का महत्व, भारतीय जनसंचार संस्थान, और अंत में जनसंचार माध्यमों का उपयोग। जनसंचार माध्यम का अर्थ एवं परिचय देते हैं। जनसंचार माध्यम का अर्थ एवं परिचय देते हैं तो इसमें हम बताएंगे कि संचार व्यवस्था वह प्रक्रिया है, संचार व्यवस्था या नहीं होगा वह होगा, संचार व्यवस्था वह प्रक्रिया है जिससे आदेश, सूचनाएं, विचार, प्रश्न, स्पष्टीकरण आदि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए जाते हैं। यानी कि कुछ भी संदेश हो, कुछ भी बात हो, कुछ भी चीज़ें हो तो एक स्थान से दूसरे स्थान यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संचार मानवीय संसाधनों के बीच होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया है।
समझे? संचार का अर्थ हुआ संप्रेषण अर्थात भेजना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। इसके अनेक साधन है, जैसे रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि। जब इन साधनों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है तो इन्हें शिक्षा के साधन कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा के साधन। इन साधनों के उपयोग से शिक्षा से जुड़े विभिन्न उद्देश्यों या शैक्षिक कार्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। जैसे राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में सबके लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल पहुंचाने के कार्य को इन साधनों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। यानी कि कहा जाए तो मास कम्युनिकेशन का सबसे पहला उद्देश्य है सबके लिए शिक्षा, इस उद्देश्य को पूरा करना। शिक्षा के क्षेत्र में जनसंचार माध्यम का महत्व क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में जनसंचार माध्यम के भी कुछ महत्व हैं, बहुत सारे महत्व हैं। जैसे जनसंचार माध्यम से सब तक शिक्षा पहुंचाकर संविधान की धारा 45 के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। धारा 45 यानी अनुच्छेद 45 क्या कहती है कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। सामाजिक दृष्टि से जन सामान्य में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा की जा सकती है। दिन प्रतिदिन की देश विदेश की घटनाओं से उन जन सामान्य को अवगत कराया जा सकता है, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित होगी। देश के विभिन्न भागों की संस्कृति के संरक्षण व उनके संवर्धन में भी सहायक है। शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए भी सहायक है। तो ये सब तो थे जनसंचार माध्यम का महत्व शिक्षा के क्षेत्र में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने इसके संबंध में कुछ कहा है। क्या कहा है? आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी से यह संभव हो गया है कि पहले की दशा विधियों में शिक्षा को जिन अवस्थाओं और कर्मों से गुजरना पड़ता था और उनमें से कईयों को लांघ कर आगे बढ़ा जाए। मतलब कि पहले जो स्थितियां थीं, जिस हालात में शिक्षा जनता को प्रदान की जाती थी, जितना कष्ट होता था, जितना परेशानी होता था, उन सब को पार करते हुए आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हर एक को शिक्षा देने का साधन हमारे पास मौजूद हो रहा है। इस टेक्नोलॉजी से देश और काल के बंधनों पर काबू पाना संभव हो गया है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग उपयोगी जानकारी के लिए, शिक्षकों के प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए और कला और संस्कृति के प्रति जागरूकता और अस्थायी मूल्यों से के संस्कार उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ये सारे कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के हैं। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा में इसका प्रयोग होगा। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार कहा गया है कि आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, इसका प्रयोग हम लोग औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्तरों पर करेंगे। भारतीय जनसंचार संस्थान के संबंध में थोड़ा जान लेते हैं कि भारतीय जनसंचार संस्थान की स्थापना 17 अगस्त 1965 को की गई, जिसे संचार शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र के रूप में जाना जाता है। भारतीय शिक्षा संस्थान, जनसंचार संस्थान, ये एक सरकारी संस्थान है जहां पर जनसंचार माध्यम की शिक्षा दी जाती है और इसकी स्थापना 17 अगस्त 1965 को की गई। इससे भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही तरक्की हुई। इसके अंतर्गत कोर्स जो चलाए जाते हैं कौन कौन से? पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों स्तरों पर। रेडियो व टीवी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों स्तरों पर। विज्ञापन और जनसंपर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों स्तरों पर। जनसंचार माध्यमों का उपयोग या उपयोगिता देख लेते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देने हेतु किस लिए किया जाता है?
विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देने हेतु, जन सामान्य को सजग बनाने के लिए, कठिन अवधारणाओं को सरल एवं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के लिए, पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए, सिद्धांतों को व्यवहारिकता से जोड़ने के लिए, सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने हेतु, जिज्ञासा, सृजनात्मकता, कल्पना शक्ति आदि को जागृत करने के लिए और साक्षरता के संदेश को व्यक्त करने के लिए नियमित रूप से मुख्य क्षेत्रों में लघु संदेश प्रसारित करने के लिए। तो इन सब के लिए जो है ना, हम जनसंचार माध्यम के उपयोग करते हैं। शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर हम अगर कहें तो साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए जनसंचार माध्यमों का प्रयोग होता है। जो शिक्षा नीति 1986 थी, उसी की कार्य योजना 1992, उसके अनुसार कहा गया है कि शैक्षिक प्रयोजन के लिए समर्पित शैक्षिक दूरदर्शन चैनल और रेडियो प्रसारण के लिए पर्याप्त समय दिए जाने की आवश्यकता है। ऐसे प्रसारण केंद्र बढ़ाए जाएं जो गैर औपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करें। इसलिए भारत में एक समर्पित शैक्षिक चैनल की तत्काल आवश्यकता है। तो यह जो है शैक्षिक कार्य योजना 1992 के द्वारा कही गई है। फिर हार्डवेयर की विशेषताएं, फिर बात आती है कि हार्डवेयर के प्रकार, फिर इसी प्रकार सॉफ्टवेयर के परिचय, सॉफ्टवेयर की विशेषताएं, सॉफ्टवेयर के प्रकार और कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे प्रारूप बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, उसमें सभी पॉइंट से जुड़ी थोड़ी थोड़ी बातें आपको लिख देनी होंगी। उत्तर मुश्किल से 1.5 से 2 पेज जाएगा और लॉन्ग आंसर में आपको जो उत्तर होगा वो 4 से 5 पेज पहुंचता है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहले हार्डवेयर का परिचय जानते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण भाग को हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर यानी जो हार्ड हो। हार्डवेयर वस्तुतः उन्हें कहा जाता है जिन्हें हम देख तथा छू सकते हैं। हार्डवेयर के अंतर्गत अनेक उपकरण आते हैं, जैसे कीबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, विभिन्न प्रकार के चिप, मॉनिटर, चिप होना चाहिए, चिप हो गया, मॉनिटर, केबल फैन आदि। वस्तुतः कंप्यूटर का प्रत्येक यांत्रिक भाग अथवा कल्प-ऊर्जा हार्डवेयर ही कहलाता है। हार्डवेयर की विशेषताएं, यदि इनकी विशेषताओं की बात करें तो हार्डवेयर को कठोर शिल्प अथवा कठोर उपागम भी कहा जाता है। इनका जन्म भौतिकी एवं अभियांत्रिकी के योग से हुआ है। फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग, इनके योग से माना जाता है कि कठोर शिल्प का जन्म हुआ है। आगे देखते हैं, दैनिक जीवन में इनका बहुत महत्व है, जैसे रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर इत्यादि। कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रकार, मुख्य रूप से हार्डवेयर को हम 4 भागों में बांटते हैं। अगर प्रकार की बात करें तो आगत उपकरण, जिन्हें इनपुट उपकरण, इनपुट डिवाइस कहते हैं, निर्गत यानी आउटपुट, केंद्रीय संगणक इकाई यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, और चौथा हो गया मेमोरी। हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। आगत उपकरण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? आगत उपकरण के अंतर्गत उन्हें कहा जाता है जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में डाटा अथवा सूचनाएं या आंकड़े जो होते हैं इन्हें प्रेषित करते हैं या उसके अंदर डालते हैं, इन्हें इनपुट करते हैं। आगत उपकरण के अंतर्गत निम्नलिखित उपकरण आते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टैबलेट इत्यादि। निर्गत उपकरण यानी आउटपुट डिवाइस की बात करें तो जो कंप्यूटर को जो सूचनाएं अथवा निर्देश दिए जाते हैं उसके अनुसार कंप्यूटर कार्य करने के पश्चात हमें जो परिणाम प्रदान करता है वह हमें निर्गत उपकरणों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, निर्गत उपकरण की बात की जाए तो निर्गत उपकरण के उदाहरण हैं प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, स्पीकर इत्यादि। केंद्रीय संगणक इकाई को हम सीपीयू भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, अभी नहीं भी होगा, गलती से लिखा गया है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सभी उपकरणों पर नियंत्रण रखता है। वह कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को सुचारू व व्यवस्थित रूप से संचालन करता है। सीपीयू में मुख्यतः 3 भाग होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट तथा अंकगणित व
तार्किक विभाग, जिसे अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम सीपीयू के बारे में जान रहे हैं। मेमोरी की बात करें तो मेमोरी कंप्यूटर पर किए जाने वाले सभी कार्य, सभी सूचनाएं, सभी आंकड़े, सभी फाइलें, दस्तावेज, फोटोज, वीडियोज, गाने आदि सभी जो है ना मेमोरी पर ही एकत्रित किए जाते हैं। मेमोरी मतलब स्मरण, याद करने वाली चीज़ें। तो कंप्यूटर के जो मेमोरी होते हैं वो दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी यानी कि सहायक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम आ जाते हैं, ठीक है ना, रैम और रोम। और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत सीडी, डीवीडी, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क इत्यादि आ जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये हो गए आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर कुल 4 प्रकार के हैं। हार्डवेयर वह है जिसे हम देख भी सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर शब्द से उन निर्देशों या निर्देशकों के समूह को संबोधित किया जाता है जिनके द्वारा हार्डवेयर को संचालित या नियंत्रित किया जाता है। था नहीं होना, या हो गया, संचालित या नियंत्रित किया जाता है। मतलब समझिए कि सॉफ्टवेयर जो है ना निर्देशों का समूह है। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, समझें, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अथवा हार्डवेयर से कार्य कराया जाता है। सॉफ्टवेयर का काम क्या है? हार्डवेयर से काम करवाना। कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बिना कार्य नहीं कर सकता है। सॉफ्टवेयर को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते हैं। सॉफ्टवेयर की विशेषताओं की बात करें तो सॉफ्टवेयर को कोमल शिल्प उपागम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोमल शिल्प उपागम। सॉफ्टवेयर पाठ्यवस्तु को स्पष्ट तथा रोचक बनाते हैं। क्या करते हैं? पाठ्यवस्तु को स्पष्ट तथा रोचक बनाते हैं। सॉफ्टवेयर पुनर्बलन, प्रेरणा, रुचि आदि के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए ये सारे शब्द कुछ अंग्रेजी होते हैं, जरूरी नहीं कि इन्हें आप शुद्ध हिंदी में लिखें, ऐसे लिखते हैं तो चलता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनका प्रयोग कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों, अवयव मतलब हो गए पार्ट्स, कंप्यूटर के विभिन्न पार्ट्स के संचालन के लिए तथा उन्हें नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसके उदाहरण हैं डॉस, विंडोज, यूनिक्स इत्यादि। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कार्य जो होता है विशेष विषय के लिए होता है, जैसे अकाउंट बनाना, रिपोर्ट तैयार करना इत्यादि। इनके उदाहरण में आ जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्प्रेडशीट इत्यादि। अगर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंतर की बात करें तो उसे मैंने एक बॉक्स में बना करके समझाने की कोशिश की है। हार्डवेयर में क्या हो गया? कंप्यूटर हार्डवेयर के उदाहरण हो गए सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड इत्यादि। और सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एप्लीकेशन और प्रोग्राम आते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत 2 प्रकार की मेमोरी, रैम और रोम आती है। और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत सॉफ्टवेयर को कहा जाता है कंप्यूटर की आत्मा। कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और मेमोरी होती है। कुछ सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं वर्ड प्रोसेसर, ग्राफिक्स यूजर्स इत्यादि। हार्डवेयर को हम देख और छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते हैं। इस प्रकार हमने आज फाउंडेशन 4 के आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर वाले टॉपिक को पढ़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। झारखंड डीएलएड की इस अगली कक्षा में हम आज पढ़ेंगे फाउंडेशन 4 के फर्स्ट यूनिट यानी कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं तकनीक। इसके फर्स्ट यूनिट में जो प्रश्न बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो झारखंड डीएलएड की लगभग हर एक बार परीक्षा में पूछी ही जाती है, वह प्रश्न है कि शैक्षिक तकनीक के महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालें। क्या प्रश्न है? शैक्षिक तकनीक के महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालें। तो देखिए, पहले आप प्रारूप का निर्माण करेंगे। टाइपिंग के कारण थोड़ा सा प्रारूप किनारे लिखा गया है। प्रारूप को ऊपर लिखा जाता है, इसे एक बक्से में बना दिया जाता है, एक बॉक्स कर दिया जाता है कवर, जिसमें शैक्षिक तकनीक का परिचय। प्रारूप क्यों लिखा जाता है? प्रारूप को देख करके कोई भी प्रोफेसर पहचान जाएगा कि इस बच्चे ने अपने आंसर शीट में किस किस चीज़ की जानकारी दी है।
प्रारूप आपको अन्य विद्यार्थियों से अपने उत्तर को प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। और ख़ास ही बात, प्रारूप की सबसे बड़ी विशेषता, चूँकि आप एक शिक्षक शिक्षिका बनने जा रहे हैं, तो आपको अपना उत्तर इस तरीके से प्रस्तुत करना है कि आप एक शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, ना कि आप एक स्टूडेंट हैं। आपको अपने उत्तर में कुछ बदलाव दिखाना है। तो मैं हर एक पॉइंट के, हर एक यूनिट के क्वेश्चंस को अब पीडीएफ के माध्यम से आपको जो है ना प्रारूप सहित उत्तर प्रस्तुत करवाता जाऊंगा। इसके वीडियोस रोज़ अवेलेबल होते जाएंगे, आपको टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड होते रहेंगे यूट्यूब पर। टेलीग्राम पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उसका। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अब शुरू करते हैं। शैक्षिक तकनीक के महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालें। प्रारूप बनाएं कि शैक्षिक तकनीक का परिचय, पहले परिचय का वर्णन कर देंगे। दूसरा है शैक्षिक तकनीक का संक्षिप्त इतिहास, इतिहास के बारे में बताएंगे कि शैक्षिक तकनीक की शुरुआत कैसे हुई। शैक्षिक तकनीक का अर्थ देंगे, शैक्षिक तकनीक की परिभाषाएं देंगे और शैक्षिक तकनीक के उद्देश्य व शैक्षिक तकनीक के महत्व एवं उपयोगिताओं का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। यह कुछ इस थोड़ा यहाँ पर जो टाइप किया हुआ है ना, इसको जब आप कॉपी में लिखेंगे, लिखने का प्रयास जरूर करें, ताकि लिखने से क्या होगा ना, आप एक आंसर राइटिंग कर पाएंगे। ये आंसर आपके 4 से 4.5 पेज में मिनिमम पहुँच ही जाएंगे और इतना उत्तर पर्याप्त है आपके लिए। शैक्षिक तकनीक का परिचय। देखिए, हम सभी जानते हैं कि वर्तमान युग जो है वह तकनीक का युग है, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो। हमें अपने कुशलता को साबित करने के लिए या कार्य को प्रभावी बनाने के लिए तकनीक की सहायता लेनी पड़ती है। तकनीक का अर्थ क्या है? तकनीक का अर्थ है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है वह आपको आपके कार्य को करने में प्रभावशाली मदद प्रदान करता है, कार्य को एक आकर्षक तरीके से सबके सामने प्रस्तुत करने में आपको मौका प्रदान करता है। सच तो यह है कि तकनीकी विज्ञान इतना समृद्ध और शक्तिशाली होता जा रहा है कि बिना इसका अध्ययन किए छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका इनका शिक्षण जो है ना, शिक्षण संबंधी ज्ञान या इनके प्रशिक्षण या परीक्षण में प्राप्त ज्ञान और कौशल अधूरे रह जाते। देखिए यहाँ पर छात्र अध्यापकों और छात्र अध्यापिकाओं लिखा गया है, आओ अलग छूट गया है ओ। तो छात्र अध्यापिकाओं और छात्र अध्यापक को जो ज्ञान या जो प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं, वह प्रशिक्षण तब तक अधूरे हैं जब तक आप उनमें तकनीक को शामिल नहीं करते हैं। इनके प्रशिक्षण या परीक्षण में प्राप्त ज्ञान और कौशल अधूरा रह जाता है। सर्वप्रथम बात की जाए तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है इंग्लैंड में ब्रिनमोर जोन्स ने सन 1967 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1967 ईस्वी में सन ब्रिनमोर जोन्स ने किया था। और इसके पश्चात इंग्लैंड की NCET संस्था द्वारा जो है ना आयोजित कॉन्फ्रेंस में इसकी व्याख्या की गई। आज भारत के कई विश्वविद्यालयों, खाली भारत ही नहीं, विश्व के कई विश्वविद्यालयों में इसे अपने DLED, BEd और MEd में अनिवार्य विषय के रूप में रखा गया है। तो यह जो है ना, हमने इसकी पृष्ठभूमि लिखी, भूमिका लिखी या फिर इसका परिचय दिया। इस परिचय को आप देने के बाद आप लिखेंगे कि यह शैक्षिक तकनीक जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, संक्षिप्त इतिहास के पॉइंट में। तो इसमें हम लिखेंगे, बताते हैं कि सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में अमेरिका के ओहियो के एक विश्वविद्यालय में सिडनी प्रेस नामक व्यक्ति ने शिक्षण मशीन का प्रयोग किया था। किसने? सिडनी प्रेस नामक व्यक्ति ने। कहाँ किया था? 1926 में अमेरिका के ओहियो विश्वविद्यालय में। और उसके बाद लम्सडेन और ब्लेजर, ये दो नाम है, लम्सडेन अलग नाम है, ब्लेजर अलग नाम है। इन दो व्यक्तियों ने सन 1940 में कई पुस्तकों, उपकरणों लिखा गया है, कारणों नहीं, उपकरणों और बड़ों नहीं यहाँ लिखना चाहिए, कार्ड होंगे, उपकरण और कार्डों का प्रयोग किया। फिर भी 1950 तक यह विज्ञान शिक्षा को प्रभावित नहीं कर सका था। शिक्षा जगत में इसका प्रभाव फैला नहीं था कि ये जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है इसका प्रयोग उतना तेज़ी से हो नहीं रहा था। देखिए, शुरू मैंने टाइपिंग के साथ आपको PDF प्रोवाइड करना शुरू किया है, इसलिए कहीं कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और यदि कोई वर्ड प्रॉब्लम लगे, समझ में ना आए, तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें बोल भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं।
1950 ईस्वी में बीएफ स्किनर ने प्रोग्राम्ड लर्निंग की शुरुआत की। स्टैनली एडवर्ड एवं स्किनर के प्रयासों के फलस्वरूप प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल के प्रयोगों में विभिन्न राष्ट्रों में रुचि ली जाने लगी। स्टैनली एडवर्ड और स्किनर जानते हैं, स्किनर का सिद्धांत है जिसमें उसने चूहे पर प्रयोग किया था, सफ़ेद चूहे पर। भारत में शिक्षा के विभिन्न अंगों को सबल और सक्षम बनाने का कार्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली का है। इस परिषद के अंतर्गत एक विभाग शैक्षिक तकनीकी केंद्र के नाम से कार्यरत है। तो ये तो बातें हैं कि शैक्षिक तकनीक यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, किसके द्वारा हुई, किस किस समय में क्या क्या कार्य किया गया, यह एक ब्रीफ हिस्ट्री है। ठीक है। अब भारत में एनसीईआरटी में एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नामक डिपार्टमेंट कार्य करता है। ये हमने देख लिया संक्षिप्त इतिहास। अब हम समझ लेते हैं थोड़ा इसके अर्थ के बारे में। तो जब हम इसके अर्थ की बात करते हैं तो जेके गालव्रथ एक व्यक्ति हैं, जेके गालव्रथ, इन्होंने कहा है कि शैक्षिक तकनीक की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। कितनी? दो प्रमुख विशेषताएं। पहला कि वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक कार्यों में क्रमबद्ध प्रयोग करना। जो भी आप सीखते हैं साइंस में, साइंटिफिक वे में, उसको प्रैक्टिकल वे में कैसे यूज करें, ये इसका पहला। और दूसरा है व्यवहार के कार्यों का खंड और उपखंड में विभाजन करना, कि जो प्रैक्टिकल वर्क है ना उसको सेक्शन वाइज या फिर उसको डिवीज़न कर दीजिए छोटे छोटे खंडों में, ताकि आपको कार्य करने में सहूलियत या आसानी हो। शैक्षिक तकनीक में शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्न पदों का पालन करना पड़ता है। कुछ चरण या कुछ पद पालन किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं कि अगर उनके चरणों की बात करें हम तो उनके चरण है, जान लीजिए यहाँ चरण छूट गया है, वो चरण मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। चरण है कि देखिए, पहले हम विषय वस्तु को तैयार करते हैं। विषय वस्तु के बाद हम तैयार करते हैं कि शिक्षण सामग्री के बाद हम ये पाठ्य वस्तु के बाद माहौल वातावरण तैयार करते हैं, शैक्षिक वातावरण को तैयार करते हैं। शैक्षिक वातावरण के बाद हम क्या तैयार करेंगे? शैक्षिक वातावरण के बाद हम सर्वप्रथम बात करते हैं, और देखिए यहीं पर है, लिखा हुआ है, छूट रहा था, मैं बोल रहा था शिक्षण के उद्देश्य। पहला है शिक्षण उद्देश्य तैयार करते हैं। मैंने गलत बिंदु दे दिया, सेमीकोलन बिंदु नहीं देना था, इसको स्टार मार्क में रखना था। जो निम्न पदों का पालन करना पड़ता है, पहले हम उद्देश्य तैयार करते हैं कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं कक्षा में। उसके बाद हम तैयार करते हैं पाठ्य वस्तु, यानी कि उसको जैसे पढ़ाएंगे उस वे में उस वस्तु को तैयार कर लेते हैं। मतलब कि पहले शिक्षण उद्देश्य तैयार किए कि बच्चों को जो सिखाएंगे वो बच्चे क्या सीखेंगे, उसका उद्देश्य क्या है, मूल कारण क्या है सिखाने का। और दूसरा नंबर चीज़ है पाठ्य वस्तु, जो पढ़ाएंगे उस विषय के अंतर्गत उसको पढ़ा लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। जिन जिन विषय वस्तुओं को पढ़ाना है उसके लिए जो जो सामग्री आवश्यक है उसको हम शिक्षण सामग्री के अंतर्गत एकत्र कर लेते हैं। इसके बाद छात्रों का आचरण करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा में कोई भी एक विषय, फॉर एग्जांपल आपने एसएसटी में चुन लिया ट्रैफिक लाइट चुन लिया आपने पढ़ाने के लिए। यातायात के साधन आपने चुना है पढ़ाने के लिए। यदि आप गए हैं कक्षा पढ़ाने के लिए, किस लिए पढ़ाने जा रहे हैं यातायात के साधन? ताकि बच्चे अपने जीवन में यातायात के नियमों और यातायात के साधनों का प्रयोग करना सीख सकें, उनसे उनके जीवन में व्यवहार में कुछ बदलाव आए। ये शिक्षण उद्देश्य हो गया। दूसरा नंबर क्या है? पाठ्य वस्तु। पढ़ाने के लिए आप जो पॉइंट तैयार करेंगे, किस प्रकार से पढ़ाएंगे, उसको एक चरणबद्ध तरीके से, वो पाठ्य वस्तु हो गया। अब पाठ्य वस्तु के बाद आप शिक्षण सामग्री पढ़ाने के लिए आप मॉडल फिर चार्ट का प्रयोग करेंगे, ये शिक्षण सामग्री हो गया। फिर छात्रों का आचरण भी इसमें आता है, सम्मिलित रहता है छात्रों का आचरण, क्योंकि विद्यार्थी जब तक डिसिप्लिन रहेगा, उसमें रुचि नहीं होगी, वह अगर अनुशासन में नहीं रहेगा, वह सीखने को ललायत या तत्पर नहीं रहेगा और प्रयास नहीं करना चाहेगा, तो वो सीख नहीं पाएगा। तो उसका आचरण बहुत ज़रूरी है। शैक्षिक वातावरण, अब उसके अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी कैसे? जब आप वातावरण ऐसा तैयार करके उसको देंगे। शैक्षिक वातावरण के बाद शैक्षिक व्यवहार बहुत ज़रूरी है। शैक्षिक व्यवहार कहने का मतलब कि टीचर का व्यवहार भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद शिक्षक तथा छात्रों के बीच होने वाली अंतरक्रियाएँ, यानी कि दोनों के मध्य होने वाले जो व्यवहार होते हैं, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अब इसकी परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। देखिए, इतनी बातों में आपने शैक्षिक तकनीक को एक तरह से ना पूरे रूप से खोल कर रख दिया। उसका महत्व भी यहाँ पर सामने आ रहा है। लेकिन अब हम कुछ तकनीकी शब्दों के द्वारा उसकी परिभाषाओं को देख लेते हैं। कुछ महान वैज्ञानिकों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा कही गई परिभाषाएं जो हैं उन्हें देख लेते हैं। लेथ महोदय ने कहा है कि अधिगम तथा अधिगम की परिस्थितियों के वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग जब शिक्षण तथा प्रशिक्षण को सुधारने तथा प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है तब उसे शैक्षिक तकनीक कहते हैं। क्या बोले हैं? अधिगम तथा अधिगम की परिस्थितियों के वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग। जो शिक्षण है आप पढ़ा रहे हैं, और अधिगम जो आप सीखे हैं या बच्चा जो सीखेगा उसकी परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग। वैज्ञानिक ज्ञान यानी टेक्निकल ज्ञान जब हम उसमें डाल देते हैं, जब शिक्षण को सुधारने, प्रशिक्षण को सुधारने और प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं तो उसे शैक्षिक तकनीक कहते हैं। रॉबर्ट एवं कॉक्स होना चाहिए, एक कॉक्स नहीं, एवं कॉक्स के अनुसार मानव के सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोगों को शैक्षिक तकनीक अथवा अनुदेशन तकनीक कहते हैं। क्या बोला गया है? मानव के सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोगों को शैक्षिक तकनीक अथवा अनुदेशन तकनीक कहते हैं। ये तो दो परिभाषाएं देख ली हैं। शैक्षिक तकनीक के कुछ उद्देश्य भी हैं। विद्यार्थियों को व्यक्तिगत ढंग से अधिगम में सहायता देना, इंडिविजुअली रूप में, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, शिक्षण अधिगम को व्यवहारिक बनाना, विद्यार्थियों के गुणों का विश्लेषण करना, विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना, वर्तमान शैक्षिक आवश्यकताओं को पहचानना, शिक्षा का नियोजन, संचालन एवं मूल्यांकन करना, कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, शिक्षण अधिगम कार्य को वैज्ञानिक बनाना, बच्चों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। कुल मिलाकर के ये शैक्षिक तकनीक के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अगर आप चाहें तो डील करने के लिए इनमें दो पॉइंट लाइन में जोड़ भी सकते हैं, और नहीं भी करें ना तो इतना काफ़ी हो जाता है। शैक्षिक तकनीकी के महत्व एवं उपयोगिताओं की बात कर लेते हैं। तो शैक्षिक तकनीक के माध्यम से जनसाधारण के लिए शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा अनवरत शिक्षा आदि कार्यक्रमों की सफलता पूर्वक प्रसारित किया जा सकता है। मतलब कि हम अपने देश में अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा आदि कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए शैक्षिक तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। आदि है क्या कि शिक्षा के संगठन, प्रशासन व प्रबंध की समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन एवं विकास किया जा सकता है। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। सीखने की प्रक्रिया व शिक्षण को सरल, सार्थक व सुनिश्चित बनाया जा सकता है। रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर आदि के प्रयोग से जन शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। शिक्षक शिक्षिका का दृष्टिकोण वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ हो जाएगा और नवीन शिक्षण प्रतिमान, शिक्षण उपकरण तथा विधियों से शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण, स्टिम्युलेटेड शिक्षण, अनुकरणीय शिक्षण आदि के माध्यम से प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर के शैक्षिक तकनीक के उपयोग का वर्णन हुआ। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। VVVI समझिए, एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैक DLED की परीक्षा में समझिए गोद लिया हुआ प्रश्न है, तो इसे जरूर याद कर लें। यह फाउंडेशन 4 के हर साल पूछे गए प्रश्नों में से एक है। चलिए अगले किसी महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हम जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए।